तो आज हम सीखेंगे इन्फॉर्मेशन गेन के बारे में। आखिरी लेक्चर में हमने सीखा था कि डिसीजन ट्रीज़ क्या होती है और उसके बाद जिनी इंडेक्स क्या होती है। तो बेसिकली जब हम जिनी इंडेक्स की बात कर रहे थे, जो जिनी इंडेक्स एक स्टैटिस्टिकल तरीका था जिससे कि हम बता सकें कि किस एट्रीब्यूट पे स्प्लिट बनाना बेस्ट होगा। तो जिनी इंडेक्स की तरह इन्फॉर्मेशन गेन भी एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है जो हम डिसीजन ट्रीज़ में यूज़ करते हैं ताकि हम एट्रीब्यूट निकाल पाए जो कि बेस्ट होगा स्प्लिट बनाने के लिए। तो आज हम सीखेंगे इन्फॉर्मेशन गेन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है, उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन गेन क्या है और फिर इन्फॉर्मेशन गेन को किस तरह से अप्लाई करते हैं ट्री बिल्डिंग में। तो हम लास्ट में एक प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे पूरा डेटा सेट लेके कि इस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन गेन निकालते हैं और कैसे कंपेयर करना है और उसमें से क्या करना होता है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा सिलेबस। तो व्हाट इज़ एंट्रोपी? Entropy is a measure of disorder in the data. In other words, more varied the data, more is the entropy. तो बेसिकली अगर मेरे डेटा में बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि एक डेटा पे मेरे पास 5 या 6 क्लासेस है जिसमें और भी ज़्यादा वेरिएशन है, तो उस वेरिएशन की जो मेजर है उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है, तो एंट्रोपी से मुझे होमोजेनिटी मिलती है एक स्प्लिट की। तो एंट्रोपी जो है उससे मैं पता कर सकता हूँ कि कितने ऑप्शंस बन रहे हैं और वो जितनी कम होगी उतनी मेरे लिए बेटर होगी, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जितनी ज़्यादा होमोजीनियस स्प्लिट बनेगी उतनी मेरे लिए बेटर होगी, क्योंकि उतनी उसकी कम प्रोबेबिलिटी है गलत क्लासिफिकेशन की, अगर जिनी इंडेक्स के हिसाब से देखें। तो ये था एंट्रोपी क्या है। फॉर कम्प्लीटली होमोजीनियस स्प्लिट एंट्रोपी इज़ ज़ीरो एंड इक्वली डिवाइडेड एंट्रोपी इज़ वन। तो आखिरी में भी हमने ऐसे ही देखा था, जिनी इंडेक्स में होमोजीनियस में ज़ीरो होता है, इक्वल में वन होता है। ओके, तो ये था एंट्रोपी। तो एंट्रोपी ऑफ अ वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। तो जब हम एंट्रोपी निकालते हैं वो किसी एक एट्रीब्यूट के एक आउटकम के लिए होती है। तो कोई एट्रीब्यूट है, उसका एक आउटकम है और उसमें कितने क्या फ्रीक्वेंसी है हर आउटकम क्लास की। तो जो मेरी फाइनल कैटेगरीज में मुझे डिवीजन करनी है, उसकी डिवीजन क्या है हर एट्रीब्यूट के हर वैल्यू में। सो एंट्रोपी ऑफ एन एट्रीब्यूट कैन बी कैलकुलेटेड एज E of x is equal to minus summation pi log of pi to the base 2। ठीक है, तो pi क्या है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। हमने जिनी इंडेक्स में भी देखा था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ होता है, तो वही एक्चुअल में वही है। ठीक है, उसमें इंडिविजुअल को स्क्वायर करके ऐड करना होता है, इसमें उसी को उसके लॉग के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लॉग की बेस 2 है। ठीक है, और उसका समेशन लेना है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल देखता हूँ मैं। लेट्स अज्यूम दैट एन एट्रीब्यूट हैज़ अ पॉसिबल वैल्यू a एंड लेट b एंड c बी द फाइनल क्लासेस। तो अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू है कोई एक एट्रीब्यूट की, तो लेट्स से कि दो ही क्लास है, मेरी फाइनल की कैटेगरीज दो ही है, b और c, और b की प्रोबेबिलिटी p है, c की प्रोबेबिलिटी q है। तो मेरी टोटल एंट्रोपी इस फॉर्मूले के हिसाब से आएगी माइनस ऑफ, अब सम करना है, p log p और प्लस q log q। तो वो यहीं पे लिखा है और एक नेगेटिव साइन दे दिया है। तो ये है मेरी फाइनल एंट्रोपी फॉर दिस स्प्लिट। मतलब एक वैल्यू जो एक एट्रीब्यूट की है उसकी स्प्लिट में कितनी एंट्रोपी आती है। ठीक है, ये याद रखना है कि ये स्प्लिट की एंट्रोपी नहीं है, बल्कि एक स्प्लिट में जो एक वैल्यू के अंदर डिवीजन है आउटकम क्लासेस की, ये उसकी एंट्रोपी है। तो यहाँ पे एक ग्राफ भी बनाया है कि एंट्रोपी की वैल्यू कैसे रेंज होती है। तो अगर p जो है ज़ीरो रहा, ऑब्वियसली अगर p ज़ीरो है तो q वन होगा, क्योंकि ये वन माइनस ही हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि दो ही क्लास है, अगर एक की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है तो दूसरे की वन होनी चाहिए। तो अगर p इज़ ज़ीरो तो ये वाला टर्म मेरा ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाता है, और जब q वन है तो log ऑफ वन भी ज़ीरो होता है, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ज़ीरो होती है। और सिमिलर जब p की वैल्यू वन होती है q ज़ीरो हो जाता है, तो वन log वन ज़ीरो, और ज़ीरो इंटू लॉग ज़ीरो, तो ये भी ज़ीरो। तो एक्सट्रीमिटीज़ पे वैल्यू इसकी ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि वो एक होमोजीनियस क्लास है।
होमोजीनियस मतलब सिर्फ एक ही क्लास है तो सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी है और वो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1। ठीक है, अब अगर वैल्यू 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 log 0.5 माइनस 0.5 log 0.5, तो अगर ऐड कर देंगे तो -1 log 0.5, -1 जो होगा वो हम log के अंदर ले सकते हैं रेज टू पावर में, तो हो जाएगा log 0.5 की पावर -1, तो 0.5 पावर -1 है 1/2, 1/0.5 जिससे 2 आएगा, तो log 2 to the base 2 1 ही है, तो 0.5 पे वैल्यू मैक्सिमम है वो है 1, और ये है इंटरमीडिएट वैल्यूज़। अब अगर मैं 0.5 के पहले कोई भी वैल्यू ले लूँ और 0.5 के बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री है 1 के हिसाब से, क्योंकि पी और क्यू कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि उन दोनों का सम हमेशा 1 होगा, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी है एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के वैल्यू की आउटकम की। तो अब हम देखते हैं कि एक स्प्लिट की एंट्रोपी कैसे निकालते हैं। अभी हमने देखा कि एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, मैं जब एक स्प्लिट बना रहा हूँ उसमें जो एट्रीब्यूट लेते हैं हम, एट्रीब्यूट की जब स्प्लिट बनाते हैं तो उस एट्रीब्यूट की जो 2, 3 या 4 वैल्यूज़ है उसमें से हर वैल्यू की मैंने एंट्रोपी निकाली है। ठीक है, तो द प्रीवियस फॉर्मूला गिव्स एंट्रोपी ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट। To get that for a split, we must sum the weighted entropy of all nodes in that split. तो ये भी बहुत सिमिलर है जिनी इंडेक्स के, जहाँ पे हम वेट निकालते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और एक एट्रीब्यूट का वैल्यू हो सकती है जिसकी वापस से बी और सी प्रोबेबिलिटी क्लासेस है, इनकी प्रोबेबिलिटी दी होगी, तो इसका वेट इनटू इसकी एंट्रोपी प्लस इसका वेट इनटू इसकी एंट्रोपी, अगर वो करेंगे तो हमें स्प्लिट की एंट्रोपी मिल जाएगी। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम अब एक एग्जांपल लेंगे जिससे आप लोगों को एक थोड़ा क्लियर आइडिया मिलेगा। Let us consider that a particular dataset contains data about which medicine to prescribe, A और B। तो बेसिकली एक डेटासेट है जिसकी फाइनल क्लासेस है मेडिसिन A या मेडिसिन B। One of the parameters in this study is cholesterol, which can either be high or normal. It has the following division। तो इस स्टडी में एक जो पैरामीटर है, जो एक एट्रीब्यूट है, वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू या तो हाई होगी या तो लो होगी। तो इसके बेस पे अगर देखते हैं कितने लोगों को ड्रग ए दिया जाता है और कितने लोगों को ड्रग बी दिया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की 2 पॉसिबल वैल्यू है, हाई और लो। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट अगर देखेंगे तो जब कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू हाई है तो टोटल 6 केसेस है ऐसे, जिसमें से 3 केस में मेडिसिन ए दिया है, 3 केस में मेडिसिन बी दिया है। सिमिलरली अगर कोलेस्ट्रॉल लो है तो टोटल 8 केस है, जिसमें से 2 लोगों को मेडिसिन ए दिया गया है और 6 लोगों को मेडिसिन बी दिया गया है। तो ये है मेरे कोलेस्ट्रॉल की स्प्लिट। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की 2 पॉसिबल वैल्यू है, हाई और लो। हाई में 3 लोगों को ड्रग ए दिया है, 3 लोगों को ड्रग बी दिया है। लो में 2 लोगों को ड्रग ए दिया है और 6 लोगों को ड्रग बी दिया है। तो ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ। तो अब पहले तो हम इंडिविजुअल एंट्रोपी निकालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था। ये मेरा हाई है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल से एक हाई आ रहा है, लो आ रहा है, तो हाई में ड्रग ए है, ड्रग बी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अब मुझे। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालते हैं ध्यान से देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा था माइनस समेशन, जो फॉर्मूला है माइनस समेशन पी आई लॉग पी आई। ठीक है, तो वही किया है मैंने। तो अब पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं। तो अगर मैं हाई पहले कंसिडर करूँगा तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 मतलब 3/6, और दूसरी भी 3 डिवाइड बाई 3/6 है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बाहर है और समेशन करना है। तो पहली एंट्रोपी 3/6 थी, 3/6 लॉग 3/6। दूसरी प्रोबेबिलिटी भी 3/6 थी, तो 3/6 लॉग 3/6। ठीक है, इसकी मैं अगर वैल्यू निकालूंगा तो मुझे 1 आएगा। अब जब कोलेस्ट्रॉल इक्वल टू नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल यानी कि लो, तो इसमें 2 लोगों को ए दिया है, 6 लोगों को बी दिया है, मतलब 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 6 एंड 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 मतलब 2/8 एंड 6/8। ये मेरी इंडिविजुअल रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। तो एंट्रोपी ऑफ कोलेस्ट्रॉल इक्वल टू नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6/8
क्योंकि यहाँ पे 6/6 + 2 था, तो यहाँ 6/8 आया इंटू लॉग ऑफ 6/8। तो ये मेरा पहला टर्म, और दूसरा टर्म 2/2 + 6 मतलब 2/8 इंटू लॉग ऑफ 2/8, ये रहा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मुझे आएगा 0.8112। तो ये रही मेरी इंडिविजुअल एंट्रोपीज। अब एंट्रोपी ऑफ स्प्लिट निकालेंगे। तो यहाँ मैंने कहा था कि टू गेट दैट वी मस्ट सम द वेटेड एंट्रोपी ऑफ ऑल नोड्स। तो अगर मैं वेटेड एंट्रोपी लूँगा तो कोलेस्ट्रॉल जब हाई है तो टोटल 6 केस है मैंने कहा था, और जब लो है तब 8 केस है। तो टोटल नंबर कितना हुआ? 3 + 3 6 + 2 8 8 + 6 14। ठीक है। अब हाई की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 3 + 3/14 6/14, और लो की है 8/14 क्योंकि 1 माइनस ही होगी वो। तो यहाँ अगर मैं देखूँगा तो 6/14 जो हाई की है इंटू इसकी एंट्रोपी 1, वो यहाँ आ गई, और दूसरे लो की है 8/14 इंटू उसकी रिस्पेक्टिव एंट्रोपी। तो सम ऑफ वेटेड एंट्रोपी हो गया ये, और जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मुझे आएगा 0.892। तो ये है मेरी नेट एंट्रोपी उस एक स्प्लिट के बाद। तो स्प्लिट करने के बाद मेरी ये एंट्रोपी आ गई। तो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल एंट्रोपी निकालनी है हाई की और लो की, उसके बाद इनके वेट्स निकालने हैं मुझे, और लास्ट में उसका वेटेड सम निकालना है। तो जब मैं इस तरह का फ्लो चार्ट बनाऊँ मेरे लिए बहुत ईजी बन जाता है, क्योंकि मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत ईजी निकाल सकता हूँ, वेट्स काफ़ी ईजिली निकाल सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ केसेस भी एक बार में ही मैं देख सकता हूँ। ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है, आप लोग याद रख सकते हैं इसको। ओके। तो ये था एंट्रोपी ऑफ स्प्लिट। तो अब आते हैं इंफॉर्मेशन गेन पे। ठीक है। द इंफॉर्मेशन गेन इज द इंफॉर्मेशन दैट कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ सर्टेनिटी आफ्टर स्प्लिटिंग। Information gain is based on the decrease in entropy after a dataset is split on an attribute. Constructing a decision tree is all about finding attribute that returns the highest information gain. तो बेसिकली यहाँ लिखा है कि जो इन्फॉर्मेशन गेन है वो क्या है कि वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी बेटर मेरा स्प्लिट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी कम इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ करूँगा एक पर्टिकुलर ब्रांच को डिफाइन करने के लिए उतना मेरे लिए बेटर रहेगा। तो मेरा जो गेन है वो है इनिशियल इन्फॉर्मेशन माइनस फाइनल इन्फॉर्मेशन। तो अगर मेरा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कम है तो ऑब्वियसली मेरा इन्फॉर्मेशन गेन मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है। तो वो था इन्फॉर्मेशन गेन काम कैसे करता है, कि मुझे बहुत कम इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है एक पर्टिकुलर पैरामीटर को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन गेन निकालने के लिए इट इज़ बेस्ड ऑन डिक्रीज इन एंट्रोपी आफ्टर डेटा स्प्लिट इज स्प्लिट ऑन एन एट्रीब्यूट। मतलब स्प्लिट करने के पहले जितनी उसकी एंट्रोपी है और स्प्लिट करने के बाद उसकी जितनी एंट्रोपी है, उनका अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो मुझे टोटल इन्फॉर्मेशन गेन मिलेगा। अब जितनी ज़्यादा मेरी एंट्रोपी होगी उतना ही कम मेरा इन्फॉर्मेशन गेन होगा, क्योंकि मैं एंट्रोपी को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो जितनी कम मेरी एंट्रोपी है उतना ज़्यादा मेरा इन्फॉर्मेशन गेन है, एंड वो मुझे प्रेफर्ड होगा। ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन गेन के बारे में, कि व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन गेन एंड हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड। हम एंड में एक प्रॉपर एग्जांपल देखेंगे जिससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कुछ फैक्ट्स इन्फॉर्मेशन गेन के बारे में। It favors splits with small counts but many unique values. Weights probability of class by log of base 2 of the class probability. Smaller entropy is better. That makes the difference between parent nodes entropy larger. Information gain is entropy of parent node minus entropy of child nodes. Entropy is calculated as summation of probability of class into log of that same probability. तो जैसे कि मैंने कहा था, हम log of base 2 यूज़ करते हैं, p इंटू log p यूज़ करते हैं तो उसमें base 2 होता है। तो वही लिखा है यहाँ पे। जितनी स्प्लिट छोटी होगी उतनी बेटर मेरी वैल्यू होगी इन्फॉर्मेशन गेन की। स्मॉलर वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज़ बेटर, मैंने पहले भी समझाया था। जितनी कम मेरी एंट्रोपी है उतना ज़्यादा मेरा डिफरेंस होगा बिफोर स्प्लिट एंड आफ्टर स्प्लिट का, और उतना ही बेटर मेरा इन्फॉर्मेशन गेन होगा।
दिस मेक्स द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स नोड एंट्रोपी लार्जर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गेन इज द एंट्रोपी ऑफ पेरेंट नोड माइनस एंट्रोपी ऑफ चाइल्ड नोड, ये मैंने पहले ही बता दिया यहाँ पे। ठीक है, सम उसका डिफरेंस लेना होता है बिफोर स्प्लिट का एंड आफ्टर स्प्लिट का। और एंट्रोपी इज कैलकुलेटेड, ये उसका फॉर्मूला है समेशन वाला जो मैंने यहाँ बताया था, ये रहा, ये वाला फॉर्मूला ही है वो। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा थियोरेटिकल रिकैप अबाउट इन्फॉर्मेशन गेन। तो अब हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल किस तरह से इन्फॉर्मेशन गेन को कैलकुलेट किया जाता है, और इसमें मैं एक आपको तरीका बताऊंगा कि हर नोड को किस तरह से एनालाइज करने का एक और इजी तरीका। हमने जिन इंडेक्स में इस तरह एक फ्लो चार्ट बनाया था उसी तरीके का मैं एक इजी मेथड बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एल्गोरिथम कि हमें कौन क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले तो वेट्स निकालने होते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज ब्रांच रिप्रेजेंट्स, तो जो उसकी वेट होती है, तो मैंने कहा था वेटेड सम निकालना है, तो उनके वेट सबसे पहले निकाल देंगे। फिर हर क्लास, एक ब्रांच में जो भी क्लासेस है सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, जो पी और क्यू की वैल्यूज़ थी वो निकालनी होती है, उसे लॉग से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब खुद के ही लॉग से, पी लॉग पी जो मैंने कहा था उसे -1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर एक पर्टिकुलर ब्रांच में जितने भी क्लासेस है, ये जो फाइनल उसकी माइनस वाली वैल्यू आएगी सबको ऐड कर देना है, तो वो हुआ मेरा माइनस समेशन पी आई लॉग पी आई टू द बेस 2 वाला स्टेप। ठीक है, सम द कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज, वेट ईच ब्रांच बेस्ड ऑन द बेसलाइन प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे जो वेट निकाले थे वेट को मल्टीप्लाई करना है, सम द वेटेड एंट्रोपी फॉर ईच स्प्लिट, तो जितना जो भी वेट इनटू उसकी एंट्रोपी है सबको ऐड कर देना है, और लास्ट में सब्ट्रैक्ट द वेटेड एंट्रोपी आफ्टर स्प्लिट फ्रॉम दैट बिफोर स्प्लिट, तो बिफोर स्प्लिट जो एंट्रोपी है आफ्टर जो है सब्ट्रैक्ट करनी है। तो ये है मेरे बेसिक स्टेप्स जो मुझे हर बार फॉलो करने हैं। ठीक है, तो ये एक बार आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए चाहिए तो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा डेटा है जिसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन गेन के लिए, और मैं इस पे से एक डिसीजन ट्री बनाना चाहता हूँ। तो मेरा टारगेट वेरिएबल जो है वो है प्ले गोल्फ, तो या तो मैं नहीं खेलूँगा या तो मैं खेलूँगा, तो नो या फिर येस है उसकी वैल्यू। और मेरे जो एट्रीब्यूट्स है वो है आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। आउटलुक की 3 पॉसिबल वैल्यू है, सनी, ओवरकास्ट और रेन। टेम्परेचर की है हॉट, माइल्ड और कोल्ड। ह्यूमिडिटी की है हाई और नॉर्मल, और विंड की है वीक या स्ट्रॉन्ग। तो बेसिकली ये जो 14 डेज़ के ऊपर मेरी डेटा कलेक्टेड है, आउटलुक में 3 वैल्यूज़ है, टेम्परेचर में 3 वैल्यू है, ह्यूमिडिटी में 2 है, विंड में 2 है, और मेरी आउटपुट जो क्लास है वो है नो या फिर येस, तो इसमें भी 2 क्लास है। तो अब मैं एक डिसीजन ट्री बनाऊंगा कि क्या मुझे गोल्फ खेलना चाहिए या नहीं। ओके, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे। तो एक बार एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप था कैलकुलेट परसेंटेज ब्रांच रिप्रेजेंट्स। ठीक है, तो हम यही स्टेप्स जो है यही यूज़ करेंगे। ओके, तो ये मेरा डेटा है। अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो इन्फॉर्मेशन गेन में हमें एंट्रोपी एट द बिगनिंग चाहिए होती है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन गेन क्या होती है, एंट्रोपी एट बिगनिंग माइनस आफ्टर स्प्लिट। ठीक है, तो मेरी बिगनिंग में सबसे पहले, क्योंकि ये मेरी पहली स्प्लिट है, तो मैं प्ले गोल्फ को अज्यूम करूँगा पहला स्प्लिट के लिए। तो प्ले गोल्फ की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, नो या फिर यस है। तो कितनी बार नो है एक बार गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार नो है, तो 5 टाइम्स नो है। और कितनी टाइम्स यस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार यस है। तो प्ले गोल्फ में 9 बार यस है, 5 बार नो है। तो अब इसकी एंट्रोपी निकालते हैं, माइनस समेशन पी लॉग पी। ठीक है, तो अगर मैं यस की प्रोबेबिलिटी पहले लूँ तो आउट ऑफ 14 9 टाइम्स यस है, तो 9/14 लॉग 9/14। ठीक है, और इसमें मुझे ऐड करना है नो की प्रोबेबिलिटी, जो उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 5/14। तो यहाँ पे 5/14 मैंने लिख दिया।
तो माइनस ऑफ, क्योंकि माइनस समेशन होता है, माइनस ऑफ 9/14 log 9/14 प्लस 5/14 log 5/14। ओके, तो ये अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो मुझे आएगा 0.9403। ये है मेरी एंट्रोपी एट द बिगिनिंग। ओके, तो इससे जो भी मुझे नई एंट्रोपी आएगी वो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इंफॉर्मेशन गेन निकालने के लिए। ओके, तो अब सबसे पहले लेट्स कंसीडर द फर्स्ट पैरामीटर। तो ह्यूमिडिटी लेते हैं पहले। तो अब जब जिनी इंडेक्स कर रहे थे तब मैंने फ्लो चार्ट बनाया था कितने येस है कितने नो है। इसमें मैंने टैबुलर फॉर्म में लिखा है, जो मेथड आपको बेटर लगे आप वो अपना सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी की पॉसिबल वैल्यूज हाई है या नो है, हाई है या नॉर्मल है, प्ले गोल्फ की है, येस या फिर नो। तो अगर मैं टेबल से रेफर करके मैं गिनूँ कि जब ह्यूमिडिटी हाई है तो कितनी बार येस है कितनी बार नो है, तो 3 एंड 4 आएगा। तो वो इस टेबल से चेक कर सकते हैं। जब ह्यूमिडिटी हाई है तो एक बार नो, दो बार नो, दो नो एक यस, दो नो दो यस, दो यस तीन नो, तीन यस तीन नो, चार नो तीन यस, चार नो तीन यस। सिमिलरली जब मैं हाई की जगह जब नॉर्मल रखूँगा तो मुझे 6 बार यस आएगा, एक बार नो आएगा। तो ये जो टेबल मुझे पहले क्रिएट करना होता है, इस टेबल को क्रिएट करने का रीज़न सिर्फ ये है ताकि हमारा काम बहुत ईजी हो जाए। तो सबसे पहले मैं वेट्स निकालूंगा। ह्यूमिडिटी जब हाई है तो उसकी वेट क्या है, टोटल 7 टाइम्स हो रहा है आउट ऑफ टोटल 14 टाइम्स। 3 + 4 + 6 + 1 14 है, एंड टोटल 3 + 4 7। तो 7 आउट ऑफ 14 टाइम्स मेरा ह्यूमिडिटी हाई है, तो वो मेरी ह्यूमिडिटी की वेट हुई। नेक्स्ट वेट में नॉर्मल की निकालूंगा, वो है 6 + 1 अपॉन इसका टोटल सम, तो 7/14। तो ये मेरे इंडिविजुअल वेट्स निकल गए। ठीक है, जो मेरा स्टेप 1 था इस एल्गोरिथम में, पहले वेट्स निकालना है, अब हर क्लास का निकालना है मुझे। ठीक है, अब इंडिविजुअल एंट्रोपीज निकालते हैं। एंट्रोपी ऑफ प्ले गोल्फ व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई, तो माइनस समेशन पी लॉग पी है, राइट। तो जब ह्यूमिडिटी इक्वल टू हाई है तो मेरी पी की वैल्यू क्या है, और है वो है 3/3 + 4, तो 3/7 एंड 4/3 + 4 यानी 4/7। ठीक है, वो मेरे इंडिविजुअल क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, 3/7 एंड 4/7। तो मैं बस वही वैल्यूज प्लग करूँगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 3/7 log 3/7 प्लस 4/7 log 4/7। बेस 2 होना चाहिए, उसका ध्यान रखना है हमें पूरे टाइम। तो इस टेबल से मैंने निकाल लिया 3/7 4/7, यहाँ पे डाल दिया, मुझे वैल्यू आ गई ह्यूमिडिटी हाई की। अब जब नॉर्मल है तो 6 बार यस है, तो 6/6 + 1 6/7 log 6/7, और यहाँ पे एक ही बार है तो 1/6 + 1, तो 1/7 log 1/7। तो इनको बस ऐड करना है, नेगेटिव साइन डालनी है, तो मुझे ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये थी मेरे इंडिविजुअल क्लासेस की एंट्रोपी। अब मुझे निकालनी है नेट स्प्लिट की एंट्रोपी। तो एंट्रोपी ऑफ ह्यूमिडिटी, अब मुझे वेट्स मल्टीप्लाई करने हैं उसमें, तो मेरे दोनों वेट्स है 7/14। तो जब हाई है तो 7/14 इंटू हाई की एंट्रोपी, 7/14 इंटू 0.9852, और लो की एंट्रोपी इंटू लो का वेट। तो ये हो गया मेरा स्प्लिट का एंट्रोपी। तो मेरी नेट वैल्यू यहाँ आ गई। अब इस स्प्लिट के लिए निकालते हैं इंफॉर्मेशन गेन। इस स्प्लिट का इंफॉर्मेशन गेन बिफोर स्प्लिट का है 0.9403, तो 0.9403 माइनस ये वैल्यू, तो ये इसकी इंफॉर्मेशन गेन मुझे यहाँ मिल गई 0.1518। तो एक बार मैं फिर से जाता हूँ, पहले वेट्स निकाले, इंडिविजुअल एंट्रोपी निकाली, फिर स्प्लिट की एंट्रोपी निकाली, इंफॉर्मेशन गेन निकाला सब्ट्रैक्ट करके।
तो ये था ह्यूमिडिटी पैरामीटर का इंफॉर्मेशन गेन। अब नेक्स्ट विंड पैरामीटर। विंड पैरामीटर के लिए मैंने फिर से सेम टेबल बना लिया, विंड के पॉसिबल वैल्यूज, प्ले गॉल्फ के पॉसिबल वैल्यूज। स्टेप 1, वेट्स निकाले। जब विंड स्ट्रॉन्ग है टोटल 6 केस है एंड टोटल नंबर ऑफ केस 14 है, तो 6/14। जब विंड वीक है 8 केसेस है तो 8/14 आ गया। तो ये उसके वेट्स हो गए। अब उसकी एंट्रोपीज पे आते हैं। जब विंड स्ट्रॉन्ग है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? तो टोटल नंबर 6 है, इंडिविजुअल 3 और 3 है, तो माइनस 3/6 log 3/6 प्लस 3/6 log 3/6, वैल्यू 1 आ गई। और जब विंड वीक है 6 और 2 है, टोटल केसेस 8 है, तो 6/8 एंड 2/8। 6/8 log 6/8, 2/8 log 2/8 ऐड करके नेगेटिव साइन, ये वैल्यू आ गई मुझे। अब मुझे वेटेड सब निकालना है। तो वेटेड सब में 6/14 स्ट्रॉन्ग का है, वीक का 8/14 है, तो 6/14 इंटू स्ट्रॉन्ग की एंट्रोपी, वीक का वेट 8/14 इंटू वीक की एंट्रोपी 0.8112, तो मुझे इसकी एंट्रोपी मिल गई। Information gain of play golf given wind is 0.9403 minus 0.8921, 0.0482। जैसे मैंने पहले कहा था, बिफोर स्प्लिट माइनस आफ्टर स्प्लिट और नेट इन्फॉर्मेशन गेन। अब जैसे मैंने कहा था, एंट्रोपी जितनी ज़्यादा होगी गेन उतना कम होगा ऑब्वियसली। इसका एंट्रोपी देखो 0.8921 है, इसका 0.788 है, तो ऑब्वियसली इसमें गेन ज़्यादा है, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये जितना कम है उतनी ज़्यादा मेरी डिफरेंस होगी। तो एंट्रोपी को मिनिमाइज रखना है। तो ये था विंड पैरामीटर। तो अब हम देखेंगे आउटलुक पैरामीटर। तो आउटलुक पैरामीटर में मैंने जब टेबल बना दी तो उसकी वैल्यूज़ है सनी, ओवरकास्ट और रेनी। प्ले गोल्फ की येस और नो में जो भी वैल्यूज़ यहाँ इस टेबल से आ गई वो मैं डाल देता हूँ। तो ये है आउटलुक पैरामीटर। सबसे पहले वेट निकालेंगे। जब सनी है तो टोटल 5 केसेस है एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस 14 है, तो 5/14। ओवरकास्ट है तो टोटल केसेस 4 है आउट ऑफ 14, तो 4/14। रेनी है तो 5 आउट ऑफ 14। स्टेप सेम ही है जैसे हम लास्ट टाइम कर रहे थे, सिर्फ एक केस एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो 3 वेट आएंगे। सिमिलरली 3 एंट्रोपी होंगे। तो जब आउटलुक इक्वल टू सनी है, मेरे रिलेटिव जो होंगी फ्रीक्वेंसीज वो होंगे 2/2 + 3, दैट इज 2/5 एंड 3/5। तो 2/5 log 2/5 एंड 3/5 log 3/5। सिमिलरली जब ओवरकास्ट है 4/4 एंड 0/4, तो 4/4 एंड 0/4, तो उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ आ गई। सिमिलरली रेनी के लिए सिमिलरली रेनी के लिए 3/5 एंड 2/5, तो यहाँ 3/5 एंड 2/5, 3/5 log 3/5, 2/5 log 2/5, इनको मैंने ऐड कर दिया तो 0.9709। ठीक है, इंडिविजुअल एंट्रोपीज आ गई। अब उसका वेटेड सम निकालना है। सनी का 5/14, तो 5/14 इंटू सनी की एंट्रोपी 0.9709, ओवरकास्ट का वेट इंटू ओवरकास्ट की एंट्रोपी, रेनी की वेट 5/14 इंटू रेनी की एंट्रोपी 0.9709। तो ये मेरी नेट एंट्रोपी हो गई। इसको मैं ऐड करके कर दूंगा तो ये वैल्यू आएगी। अब अगर मैं इन्फॉर्मेशन गेन निकालूँ तो 0.9403 जो मेरी बिफोर स्प्लिट की थी, मैंने पहले कैलकुलेट की थी, माइनस 0.6935, तो 0.2468। ये मेरी इन्फॉर्मेशन गेन है आउटलुक पैरामीटर के लिए। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेचर पैरामीटर। टेम्परेचर में 3 ऑप्शन है, हॉट, माइल्ड, कूल, एंड 2 ऑप्शन येस या नो, उनकी वैल्यूज यहाँ है। तो पहले वेट्स निकालते हैं। हॉट की 2 + 2 4, टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 है आउट ऑफ 14 केसेस, तो 4/14। माइल्ड की 4 + 2, तो 6/14। कूल की 3 + 1, दैट इज 4/14। रिकैप, अगर 14 चाहिए तो इन सारे वैल्यूज को ऐड करना है। ओके, तो ये मेरे इंडिविजुअल वेट्स निकल गए।
तो अब अगर मैं देखूँ तो इंडिविजुअल एंट्रोपीज निकालनी है मुझे। जब हॉट है तो 2/2 + 2 तो 2/4 एंड यहाँ भी 2/4, 2/4 log 2/4 प्लस 2/4 log 2/4 आंसर 1 आएगा। यहाँ पे 4/4 + 2 4/6 एंड 2/6 आएगा। 4/6 log 4/6 प्लस 2/6 log 2/6, तो ये वैल्यू आएगी। लास्ट में 3/4 एंड 1/4 आएगा, 3/4 1/4। ये आ गई मेरी इंडिविजुअल एंट्रोपीज। अब नेट एंट्रोपी निकालते हैं वेटेड सम निकाल के। हॉट का 4/14, यहाँ पे 1, 4/14 इंटू 1। माइल्ड का 6/14 इंटू माइल्ड की एंट्रोपी 0.9183 वो यहाँ। लास्ट में 4/14 इंटू 0.8112, यहाँ आई मेरी नेट एंट्रोपी। अब नेट इन्फॉर्मेशन गेन 0.9403 जो पहले निकाला था माइनस ये एंट्रोपी 0.0293। तो अब मुझे चारों पैरामीटर की इन्फॉर्मेशन गेन मिल गई। अब उन्हें कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गेन जिसमें है मैं वो लूँगा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ टेम्परेचर का 0.02 है, इसका 0.24 है, विंड का 0.48 है, 0.048 है सॉरी, ह्यूमिडिटी का 0.15 है, तो आउटलुक का ग्रेटेस्ट है। तो मैं आउटलुक को चूज़ करूँगा पहली स्प्लिट बनाने के लिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब जब मैंने आउटलुक ले लिया तो उस कॉलम को मुझे हटा के नई टेबल बनानी है। आउटलुक के हर वैल्यू के लिए 3 टेबल बनेगी क्योंकि आउटलुक में 3 वैल्यूज़ थी। तो अब जब मैं आउटलुक को हटाऊंगा तो मुझे आउटलुक के अंदर 3 केसेस आएंगे, सनी, ओवरकास्ट और रेन। तो तीनों के लिए मुझे अब नई टेबल बनानी है। तीनों की नई टेबल में सनी में जिस रो में सनी की वैल्यू है मैं सिर्फ वो लूँगा और उससे एक टेबल बनाऊंगा। सेम फॉर ओवरकास्ट एंड सेम फॉर रेन। ठीक है, तो इसमें 3 जो स्प्लिट होंगे तीनों की नई नई टेबल बनेगी। तीनों ये वाली जो नई टेबल बनेगी उस पर इंफॉर्मेशन गेन ला के मुझे नेक्स्ट बेस्ट एट्रीब्यूट निकालना है, और वैसे करके मैं स्प्लिट करते जाऊंगा जब तक मेरे सारे लीफ नोड्स ना आ जाए। ठीक है, तो वी मस्ट राइट इट्स केसेस एंड चेक ऑल कैटेगरीज। नाउ वी मस्ट रिमूव द ओवरलुक पैरामीटर। तो ये मैंने बताया ओवरलुक हटाना है, तो जो जो उसके वैल्यूज है हर एक का टेबल बनाना है। तो ये मेरी फाइनल ट्री आ गई। सबसे पहले आउटलुक लिया, सनी, ओवरकास्ट, रेनी। तो जब सनी में अब कंटिन्यू करना है तो फिर से टेबल बनानी है, सिर्फ वो वाली वैल्यूज लेनी है जहाँ पे आउटलुक इक्वल टू सनी है, और प्रोसीजर को रिपीट करना है। सेम विद ओवरकास्ट, सेम विद रेनी। तो अब देखो ओवरकास्ट में मैक्सिमम थी मेरी इन्फॉर्मेशन की और यहीं पे दिख भी रहा है कि बहुत कम इन्फॉर्मेशन में मुझे एक लीफ नोड आ गया कि अगर ओवरकास्ट है तो मैं गोल्फ खेलूँगा। ठीक है, तो ये है मेरी फाइनल ट्री। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।